आज हम आपको कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं एनएलएम के। सबसे पहला क्वेश्चन, एक स्लैब है 4 kg का और ये एक टेबल पे रखा है, टेबल के किनारे पर। स्मूथ टेबल है ये, इसका मास है 4 kg और इस पर एक ब्लॉक रखा है 2 kg। अब इस स्लैब पर एक छोटी सी पुली लगी है मासलेस, जिस पर से रस्सी पार होती है और एक ब्लॉक इधर लटक रहा है 6 kg का। तो आपको बताना है, इस सिस्टम को पहले हम होल्ड किए हुए थे, अचानक से हम रिलीज कर देते हैं। तीनों के एक्सेलरेशंस आपको बताना है रिलीज करने के फौरन बाद। सारी सरफेसेस परफेक्टली स्मूथ हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, ये अपने वेट की वजह से नीचे जाएगा, रस्सी टाइट हो जाएगी, टेंशन की वजह से ब्लॉक 2 kg को राइट में जाना होगा। लेकिन ये जो स्लैब है ना, ये स्लैब भी रुकी नहीं रह जाएगी। इस वीडियो को रोक देना, पहले अपने आप ट्राई कर लेना, उसके बाद सोल्यूशन देखना। ये जो स्लैब है, अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो उससे आपको समझ में आएगा कि स्लैब पर देखो एक टी लग रहा है, एक ये टी लग रहा है, ऊपर में ब्लॉक बैठा हुआ वो दबाएगा, इसका अपना वेट लगेगा, बॉटम से नॉर्मल रिएक्शन आएगी। वर्टिकल फोर्सेस जितने भी होंगे वो सब बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि स्लैब को ऊपर नीचे जाना है नहीं। लेकिन लेफ्ट में हॉरिजॉन्टली एक फोर्स है जो कि अनबैलेंस्ड है, तो उस फोर्स की वजह से इस स्लैब को लेफ्ट में तो जाना है। तो ये स्लैब लेफ्ट में चलेगी, कुछ इसका एक्सेलरेशन बनेगा। मान लो कि ये एक्सेलरेशन है A1, रस्सी टाइट है, उस रस्सी में जो टेंशन है उसकी वजह से ये 2 kg राइट में चलेगा। ये एक्सेलरेशन हमने A2 मान लिया। अब देखो A1 और A2 का कंबाइंड असर 6 kg पर यह पड़ेगा कि इसको नीचे जाना चाहिए A1 प्लस A2 एक्सेलरेशन से। तो एक तो हमने रस्सी में टेंशन T एज्यूम किया है और दूसरा हमने A1 और A2 एज्यूम किया है। तो हमने टोटल 3 वेरिएबल्स एज्यूम किए हैं, तो हमें 3 इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। स्लैब की अगर हम बात करें, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट में एक फोर्स है जिसकी वजह से इसमें लेफ्ट में एक्सेलरेशन है। सो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम इस ब्लॉक के लिए बात करें तो इस पर ऊपर T लग रहा है, नीचे 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 60 माइनस T इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन इस ब्लॉक से मिलेगा, 2 kg ब्लॉक पर केवल राइट में एक फोर्स लग रहा है T, बाकी ऊपर नीचे वाले फोर्सेस सब बैलेंस हो जाएंगे। एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इट इज मूविंग टुवर्ड राइट विद एक्सेलरेशन A2। तो इसके लिए हम लिखेंगे T इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये 3 इक्वेशन बन गए। इन तीनों को आप सॉल्व कर लो, आपको A1 मिल जाएगा, A2 मिल जाएगा और रस्सी का टेंशन T भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक सर्कुलर कोन है, उस पर एक रस्सी पड़ी हुई है। रस्सी को हमने दोनों एंड्स को बांध दिया है और बांध करके एक रिंग बना दिया। इट्स ए मासिव स्ट्रिंग, रस्सी में मास है अच्छा खासा, तो उसके दोनों एंड को जोड़ करके हमने एक रिंग बना दिया, उसको ले जा करके कोन पर रख दिया। तो रस्सी का जो अपना वेट है उसकी वजह से उसमें एक टेंशन आ जाएगी। देखो ये ऐसे रस्सी है, या चेन समझ लो, चेन समझ लो या रस्सी समझ लो, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है ये, ठीक है, इस टाइप से। ओके, परफेक्टली स्मूथ सरफेस है, कोन का जो सरफेस है वो परफेक्टली स्मूथ है। ये एंगल थीटा है, चेन का टोटल मास m है और चेन की टोटल लेंथ है L। या फिर एक काम आप ये कर लो, आप इसकी रेडियस R ले लो, ठीक है, सर्कुलर रिंग जो बनी स्ट्रिंग का उसका रेडियस है R। अब आपको बताना है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी। तो वीडियो को रोक दो, अपने आप ट्राई करो, उसके बाद सोल्यूशन देखना। तो देखो इसका सोल्यूशन ये है, रिंग को अगर हम ऊपर से देखें तो रिंग हमें ऐसी दिखाई देगी, ये रस्सी की बनी हुई रिंग है। अब इसमें कुछ टेंशन होगी, मे बी टेंशन इस T। इसका अगर आप एक एलिमेंट कंसीडर करें, ये हम टॉप व्यू बना रहे हैं, एक एलिमेंट हमने लिया जिसकी लेंथ है DL और ये एंगल है D थीटा। इसका मतलब DL को हम क्या लिख सकते हैं, R D थीटा। R हमको दिया गया है। अच्छा, पूरी चेन का मास, पूरी रस्सी का मास m है और रस्सी की लेंथ कितनी है 2 pi r। टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, दिस इज द मास पर यूनिट लेंथ। इसको मल्टीप्लाई कर दो आप एलिमेंट के लेंथ से, DL से मल्टीप्लाई कर दो। DL का मतलब ये हमने R D थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमको मिल गया एलिमेंट का मास dm। ये हो गया एलिमेंट का मास। अब रस्सी का जो ये एंड है वो इस एलिमेंट के इस एंड को पकड़ करके टेंजेंशियली इधर खींचेगा और ये वाला हिस्सा रस्सी इस एलिमेंट के इस एंड को पकड़ करके टेंजेंशियली इधर खींचेगा। ये हमने बीच की एक लाइन बनाई, ये d थीटा बाई 2, d थीटा बाई 2।
ये हमने मिड पॉइंट पर टेंजेंट बना दी, ये एंगल बन जाएगा डी थीटा बाई 2 और ये एंगल बन जाएगा डी थीटा बाई 2। यहाँ से यहाँ तक जाने में जो रेडियस है वो कितने से घूम रही है, डी थीटा बाई 2 से घूम रही है, तो जो टेंजेंट होगी वो भी डी थीटा बाई 2 से घूम जाएगी। ठीक है, ये जो टी लग रहा है ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। अब टी का कंपोनेंट टी कॉस डी थीटा बाई 2, टी कॉस डी थीटा बाई 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, टी साइन और टी साइन डी थीटा बाई 2। दिस इज द नेट फोर्स, द रिजल्टेंट ऑफ द टू टेंशंस, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ द टू टेंशंस ऑन द एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट पर जो टी लग रहा है उनका रिजल्टेंट इधर सेंटर की तरफ आया। तो यहाँ पर हमने एक एलिमेंट लिया है छोटा सा, जैसा यहाँ पर दिखा है वैसा एलिमेंट, एक एलिमेंट लिया है, उस पर सेंटर की तरफ जो फोर्स आया ऐसे है, हम उसको बड़ा करके दिखा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर लिखना है। तो वो फोर्स कितना हो जाएगा, टी साइन डी थीटा बाई 2, टी साइन डी थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 2t साइन डी थीटा बाई 2। अब इस एलिमेंट को आप देखो, जस्ट कंसिडर दिस एलिमेंट, ये एलिमेंट एक इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है। आप समझ सकते हैं अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो इस इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन कितना है, 90 माइनस थीटा। अब ये एलिमेंट यहां पर रखा हुआ है, तो इस पर इसका एक वेट लगेगा, कितना वेट लगेगा, dm इंटू जी। इसके वेट के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो वेट लग रहा है और एक ये लग रहा है जो अभी बताया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2t साइन डी थीटा बाई 2, और एक लगेगा यहां से नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, जैसे कि कोई ब्लॉक जब हम इंक्लाइंड प्लेन पर रखते हैं तो इस टाइप के फोर्सेस लगते हैं। बाकी ये हमने एक फोर्स और लगा दिया जो टेंशन की वजह से आएगा। अब देखो ये जो वेट है एलिमेंट का उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और वो mg साइन थीटा नहीं होगा, dmg साइन थीटा नहीं होगा, क्योंकि इंक्लिनेशन थीटा नहीं है, 90 माइनस थीटा है। तो वो कंपोनेंट कितना बनेगा, dmg cos थीटा। और इस कंपोनेंट की वजह से ये नीचे जाना चाहेगा तो फिर इसको नीचे जाने से रोकेगा कौन, इस फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा, इस फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। अब सोचो कि कंपोनेंट कितना आएगा, सो दिस फोर्स इंटू कॉस ऑफ दिस एंगल, और ये 90 माइनस थीटा है तो कॉस 90 माइनस थीटा मतलब कि साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट होगा जो कि इस कंपोनेंट को बैलेंस करेगा, तब ये एलिमेंट रुका रहेगा। पूरी की पूरी चेन रुकी है तो एलिमेंट भी रुका है, रुका हुआ है तो उस पर नेट फोर्स कितना है, 0। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये डी थीटा एक अलग चीज है। डी थीटा तो वो एंगल है जो एलिमेंट ने बनाया अपने सेंटर पर, और ये जो साइन थीटा लिखा हो ना, इसका जो थीटा वो अलग चीज है। थीटा और डी थीटा का यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं, वो थीटा एक फिक्स वैल्यू है, ये थीटा। ओके, तो 2t साइन डी थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा, ये बैलेंस कर रहा है इसको dmg cos थीटा को। अब जरा dm की वैल्यू हम लिख देते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर dmg cos थीटा, राइट। डी थीटा बाई 2, इसको आप इधर ले जाओ, बाकी ये है 2t इंटू ये साइन थीटा, राइट में m अपॉन पाई एंड g cos थीटा। ठीक है, अब देखो थीटा इज वेरी स्मॉल, सो लिमिट का फंडा लगाते हुए साइन डी थीटा बाई 2 अपॉन डी थीटा बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। आपने लिमिट्स का चैप्टर अगर पढ़ा तो आपको पता होगा। सो इससे हमको मिला 2t, इससे सीधा हम t लिख देते हैं, हमें t हमसे पूछा गया था। सो दिस इज mg cos थीटा अपॉन साइन थीटा, दिस इज cot थीटा, राइट, अपॉन पाई एंड दिस इज 2। सो दिस इज द आंसर। इतना टेंशन हो जाएगा उस रस्सी में, ठीक है। ओके, अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक तो एक रस्सी से बंधा है और दूसरा जो ब्लॉक है वो पुली के सेंटर से बंधा है। ये पुली मासलेस है, ये पुली भी मासलेस है। ये है 3 kg का ब्लॉक और ये है 2 kg का ब्लॉक, ठीक है। अब हमने क्या करा, इस पुली के सेंटर पर ऊपर की ओर हमने फोर्स लगाया
जिसको हम टाइम के साथ धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। ये टाइम के साथ इस मैनर में इंक्रीज हो रहा है। दिस इज 5t, t है टाइम सेकंड में। तो ये प्रोसेस t इक्वल टू 0 से चालू होता है। आपको बताना है सबसे पहले कौन सा ब्लॉक उठेगा, दूसरी बात ये बताना है कि ये ब्लॉक कितने टाइम पर उठेगा, वो ब्लॉक कितने टाइम पर उठेगा, तीसरी बात ये बताना है कि जिस टाइम पर वो ब्लॉक उठ रहा होगा सेकंड बार, दूसरी बार में जो लेट जो बाद में उठेगा उस ब्लॉक के उठने के टाइम पर पहले वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा और वो कहां पर होगा। ठीक है, ये सब बताना है आपको। और उसकी वेलोसिटी क्या होगी उस टाइम पर वो भी बताना है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे जैसे हम ये फोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे रस्सी का टेंशन टी मान लेते हैं, ये टी है तो ये भी टी हो जाएगा और ये भी टी हो जाएगा। अब ये टी टी है तो ये कितना हो जाएगा, 2t है। ठीक है, जैसे जैसे हम इस फोर्स को बढ़ाएंगे तो रस्सी का जो टेंशन टी है वो बढ़ता चला जाएगा। अगर हम सिर्फ इस पुली की बात करें तो इस पुली पर देखो हमने ऊपर एक फोर्स लगाया है, बाकी एक टी और एक टी। तो देखो इस पुली के साथ ये रस्सी और ये रस्सी कांटेक्ट में, ये रस्सी का टेंशन टी लगेगा। सेंटर से बंधी हुई रस्सी है वो भी टी से खींचेगी और इधर ये रस्सी है ये भी टी से खींचेगा। अब पुली में मास तो 0 है, अब इसमें कुछ एक्सेलरेशन होता है तो होता रहे। हम लिखेंगे इसके लिए नेट फोर्स, ऊपर F है नीचे में ये 3t है, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो t इससे हमको कितना मिल गया, F/3। ये जो 3t है ना वो F को बैलेंस कर देगा क्योंकि पुली में मास नहीं है। एक्सेलरेशन होगा तब भी ये ma जो टर्म है वो 0 रहेगा। तो रस्सी की जो टेंशन है वो F/3 है और चूंकि फोर्स टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है तो जो टेंशन है वो भी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। अब देखो ये टेंशन लगातार टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, ये टेंशन लगातार टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। इस ब्लॉक को ऊपर उठाने की कोशिश कौन कर रहा है, t, और इस ब्लॉक को ऊपर उठाने की कोशिश कौन कर रहा है, 2t, और ये t लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कोई भी ब्लॉक तब तक ऊपर नहीं उठेगा जब तक कि उस पर ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स उसके वेट से ज्यादा ना हो जाए। अब आपको देखने में शुरू में शायद ऐसा कोई इंप्रेशन लगा हो कि ये हल्का है वो भारी है तो शायद यही पहले उठेगा। असल में बात ये नहीं कि वो हल्का है तो पहले उठ जाएगा, ये भी तो देखो कि उठाने वाला है कौन। इसको उठाने वाला t है और इसको उठाने वाला जो फोर्स है ना वो उसका डबल है, डबल। अब जैसे ये 5 न्यूटन है तो ये उस टाइम पर 10 न्यूटन होगा। अब 5 न्यूटन तो उठा नहीं सकता है 2 kg को, उसके लिए तो 20 न्यूटन चाहिए। तो 20, ये जब 10 है तो ये 20 है और 10 उठा नहीं पाएगा और इधर 20 हो गया, 20 भी इसको भी नहीं उठा पाएगा। फिर ये बढ़ते बढ़ते जब 15 न्यूटन हो गया तो ये 30 न्यूटन हो गया। 15 न्यूटन तो उठा नहीं पाएगा, लेकिन 30 न्यूटन इसको जस्ट उठा देगा। 30 न्यूटन इसका वेट है। इसको उठाने के लिए 20 न्यूटन के फोर्स की जरूरत है, लेकिन जब इसमें 20 बनेगा, टी की वैल्यू 20 बनेगी, तब तक ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40, और 40 तो 30 से काफी ज्यादा हो गया है, यानी कि ये उससे पहले ही उठ चुका है। इसका मतलब पहले कौन उठा, ये 3 kg पहले उठा और कुछ देर के बाद फिर ये उठेगा। ठीक है, तो एक रिलेशन तो हमें ये पता चल गया कि रस्सी में जो टेंशन है वो F/3 है, मतलब कि टाइम के साथ वो ऐसे इंक्रीज हो रही है। कंफर्म हो गया कि 3 kg पहले उठेगा, तो ये तब उठेगा जब 2t जो उठाने वाला है वो बढ़ते 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 जैसे ही 30 न्यूटन से ज़रा सा ज़्यादा होगा उड़ जाएगा ऊपर, मतलब करीब करीब 30 होगा तब उड़ जाएगा। तो ये जो टेंशन है 2t जैसे ही ये 30 बनी तो समझ लो कि ये ब्लॉक ऊपर उठ गया, उठना चालू हो जाएगा उस टाइम पर। तो इससे हमको टाइम की वैल्यू कितनी मिल गई, 9 सेकेंड। ठीक है, ओके, तो 9 सेकेंड पर तो ये ब्लॉक उठ जाएगा 3 kg। ये एक आंसर आ गया। एक आंसर तो वो भी आ चुका है, 3 kg पहले उठ रहा है, 2 kg बाद में उठ रहा है। 3 kg 9 सेकेंड पर उठेगा। व्हाट अबाउट दिस 2 kg? 2 kg तब उठेगा जबकि इसको उठाने वाला जो फोर्स है t, ये कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन। 12 सेकेंड पर उठेगा ये, 2 kg उठेगा 12 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड बाद। ये उठ रहा है t इक्वल टू 9 सेकेंड पर, वो उठ रहा है t इक्वल टू 12 सेकेंड पर, तो 3 सेकेंड का बीच में गैप है, इंटरवल है। अब देखो 9 सेकेंड पर ये उठा, t इक्वल टू 9 पर उठा, तो ये एक्सेलरेट हो रहा है और अभी ये कुछ देर तक, ये 3 सेकेंड तक, अगले 3 सेकेंड तक ये अभी भी यहीं पर रुका हुआ रहेगा। तो सिर्फ यही एक्सेलरेट होता रहेगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। अब पूछा गया जिस टाइम पर 2 kg उठेगा उसी टाइम पर, ये t हम लिख देते हैं, अभी हमको जरूरत पड़ेगी, दिस इज 5t/3। तो जिस टाइम पर ये उठेगा उस टाइम पर इसका ये कितना उठ चुका है, इसकी वेलोसिटी कितनी बन गई है वो हमें फाइंड करना है। जब ये उठ चुका है, जब ये हवा में है, तब
इस पर ऊपर की ओर एक फोर्स ये लग रहा है और नीचे इसका वेट लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स माइनस वेट अपॉन इसका मास 2t/3। हाउ मच इज दिस 2t/3? ये तो इतना हो गया, बाकी ये 10 अलग है, ठीक है। सो दिस इज 10t/9 माइनस 10, ये इसका एक्सेलरेशन हो गया। नाउ दिस एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, तो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आपको इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमें 12 सेकंड पर पता करना है 3 kg कितना चल चुका है और उसकी वेलोसिटी कितनी बन चुकी है। तो एक्सेलरेशन होता है dv/dt। इससे हम dv को क्या लिख सकते हैं, a dt। तो dv इक्वल टू a इंटू dt। इंटीग्रेट कर लो, और ये इंटीग्रेशन आप 0 से चालू नहीं कर सकते हो। 3 kg उठना चालू हुआ है 9 सेकेंड पर, है ना। तो 9 सेकेंड से उठने का प्रोसेस चालू हुआ है। ये जो एक्सेलरेशन है ये 9 सेकेंड के बाद से है। तो मतलब ये कि एक्सेलरेशन का ये एक्सप्रेशन जो हमने फाइंड किया ये वैलिड है फॉर t ग्रेटर देन 9 सेकेंड अप टू 12 सेकेंड, ठीक है। ओके, वैसे ये 12 के बाद भी वैलिड रहेगा, डोंट वरी, क्योंकि पुलिस मासलेस है। फोर्स जितना बन रहा है, जो भी फोर्स हमने लगाया वो अपने मैनर में बदलता चला जा रहा है, उसको ब्लॉक के उठने ना उठने से कोई मतलब नहीं है। 9 सेकंड से ये प्रोसेस चालू हुआ, उस टाइम पर वेलोसिटी 3 kg जस्ट चालू हुआ था, मोशन करना, मूव नहीं किया था, उसकी वेलोसिटी 0 है। और हमें चाहिए 12 सेकेंड पर, 12 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी है। वैसे अगर हम टी टाइम पर वेलोसिटी निकाल लें, टी टाइम पर निकाल लेते हैं, 12 पर नहीं निकालते हैं, क्योंकि फिर हम इसका आगे चल करके और भी यूज़ करेंगे। तो देखो इससे हमको v मिल जाएगा 10t²/2, दिस इज 5/9 माइनस 10t, ठीक है, 9 से लेकर t तक। तो ये आंसर आ गया, ये वेलोसिटी आ गई t टाइम पर -5, ठीक है, इट्स ओके। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हमें चाहिए 12 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी, तो इसी में आप t को 12 रख देना और आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। फिर हमको चाहिए उसका डिस्प्लेसमेंट कितना उठ चुका है, तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है। v क्या होता है, ds/dt। तो इससे ds को क्या लिखेंगे, v dt, ये लिखेंगे, ठीक है। ओके, t इक्वल टू 9 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, 9 के आगे ही ये उठने का प्रोसेस चालू होता है, और हमें चाहिए 12 सेकेंड पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। इसको इंटीग्रेट आप अपने आप कर सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल, सिंपल इंटीग्रेशन है, वैल्यूज रख देना, आपको ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉक्स है और वो एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है। उस बॉक्स की सीलिंग से एक पुली, मासलेस पुली लटकी हुई है। उस पुली पर से एक स्ट्रिंग पार होती है, स्ट्रिंग मासलेस है। उस स्ट्रिंग के दोनों एंड से 2 ब्लॉक लटके हुए हैं, 2 kg और 4 kg, और इस पूरे बॉक्स को इस इंक्लाइन प्लेन पर फ्रीली चलने के लिए छोड़ दिया गया है। दिस एंगल इज 37 डिग्री। तो आपको बताना है 4 kg और 2 kg का एक्सेलरेशन क्या होगा एक ऐसे ऑब्जर्वर के लिए जो ग्राउंड पर बैठा हुआ है, ठीक है। मतलब कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg एंड 4 kg। देखो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो पहले आप बॉक्स में जाकर के बैठ जाओ, बॉक्स के रेस्पेक्ट में देखो, बॉक्स की फ्रेम में 2 kg 4 kg के एक्सेलरेशन फाइंड कर लो, उसके बाद फिर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आप सोचो कि अगर कोई ऑब्जर्वर बॉक्स के अंदर बैठा है, जैसे आप बॉक्स के अंदर बैठे हैं, तो इसमें क्या है ना, ये g sin थीटा से बॉक्स नीचे गिरेगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि इसमें फ्री फॉल है, फ्री फॉल अलोंग द प्लेन। इसमें क्या है, फ्री फॉल है अलोंग द प्लेन। तो जब फ्री फॉल हुआ तो अंदर के सिस्टम के लिए इफेक्टिवली जी का कंपोनेंट g sin थीटा खत्म हो गया। अंदर के, जैसे एक बॉक्स है उसमें आप बैठ जाओ, वो फ्री फॉल उसमें डाउनवर्ड हो जाए, तो अंदर का जो सिस्टम होता है ना, जहां पर आप बैठे हुए हो, अंदर के सिस्टम के लिए g का इफेक्टिव वैल्यू 0 बन जाता है, राइट। लेकिन इसमें फ्री फॉल g sin थीटा के बराबर वैल्यू से हो रहा है, अलोंग द प्लेन हो रहा है। तो इफेक्टिवली जो g के जो दो कंपोनेंट बनेंगे ना, एक g sin थीटा और एक g cos थीटा, तो g sin थीटा तो इफेक्टिवली गायब हो गया, अंदर के सिस्टम के लिए सिर्फ g cos थीटा बाकी रह जाएगा।
सिर्फ जी कॉस थीटा। तो नॉर्मल सिस्टम जो होते हैं सीलिंग से पुली लटकाते हैं, ब्लॉक लटके होते हैं और फिर हम बोलते हैं कि इनके एक्सेलरेशन नीचे और ऊपर दे आर m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2 बोलते हैं ना। तो वो वहां पर g होता है जो एक्सेलरेशन जनरेट करता है। यहाँ पर g की जगह पर कौन काम करेगा, जी कॉस थीटा। बाकी फंडा से सारा की सारा वही रहेगा। तो 4 kg नीचे आ रहा होगा ए से, ये ऊपर जा रहा होगा उसी ए से। विद रेस्पेक्ट टू द बॉक्स द एक्सेलरेशंस दे आर सेम एंड दे आर इन दिस डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइन प्लेन। सो व्हाट इज दिस एक्सेलरेशन, m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2, लेकिन g की जगह पर क्या आएगा, जी कॉस थीटा। m2g माइनस m1g, g हमने कॉमन ले लिया, अपॉन m1 प्लस m2 और g नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, g cos थीटा आ जाएगा। सो 4 माइनस 2 cos 37 इज 4/5, दिस इज 4 प्लस 2। ये जो हमने 8/3 मीटर पर सेकंड का फाइंड किया ना, ये बॉक्स के रिस्पेक्ट में है। अब देखो ये पूरा का पूरा बॉक्स नीचे एक्सेलरेट हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, जी साइन थीटा, जी साइन 37 मतलब कि 6, ठीक है। तो ये इसका एक्सेलरेशन है। अब अगर आपको फाइंड करना है इन ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो आप सिंपली ये जो 6 है जी साइन थीटा, इसको इंपोज कर दो इन एक्सेलरेशंस पर, मतलब ऐड कर दो। तो देखो 2 kg का जो ब्लॉक है ये ऊपर जा रहा है बॉक्स के रेस्पेक्ट में, इस तरफ जा रहा है, कितने से जा रहा है, 8/3 से जा रहा है। फिर इस पर आप इंपोज करोगे ये 6 डाउन द प्लेन, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना, दैट इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg एज ऑब्जर्व बाय दिस ऑब्जर्वर विच इज ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 2 kg का ये नेट एक्सेलरेशन है, 2 kg का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जरा 4 kg को देख लो, तो 4 kg बॉक्स के रेस्पेक्ट में इधर जा रहा है 8/3 से, और ये साथ में ये 6 भी है बॉक्स का एक्सेलरेशन, तो इसको इंपोज कर दो इसके ऊपर। तो 4 kg का एक्सेलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में, यू कैन फाइंड दैट डायरेक्शन वेक्टर के हिसाब से, तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप देख सकते हैं कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, बस डायरेक्शंस का फर्क है, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं एनएलएम का। तीन स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर्स, 3 सॉलिड स्फेयर्स आइडेंटिकल, सेम मास सेम रेडियस, परफेक्टली स्मूथ। उनको हमने क्या करा, एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल है उस पर रख दिया आपस में टच करा के, ठीक है। तीनों को आपस में टच करा के हमने रख दिया। अब हम क्या करते हैं कि एक स्फीयर को आकर के हम पुश करते हैं, फोर्स F लगाते हैं। तो इनिशियली तीनों का एक्सेलरेशन क्या क्या है वो आपको बताना है। जो टॉप व्यू होगा टेबल पर, ये तीनों स्फीयर रखें, अगर हम ऊपर से देखें तो ऊपर से देखने पर जो दिख रहा है वो हम बना करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये 3 स्फीयर्स हैं, मास है m और m, तीनों की रेडियस बराबर है। मतलब ये कि अगर आप इनके सेंटर्स को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हमने क्या करा, ये सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड को इस वर्टेक्स से मिलाने वाली जो लाइन है, इसी लाइन के अलॉन्ग हमने इस स्फीयर पर एक फोर्स लगाना चालू किया, एक फोर्स लगाया F। जैसे ही फोर्स लगाएंगे तुरंत इनके एक्सेलरेशंस क्या है वो बताना है इन द वेरी स्टार्टिंग। आगे चल करके तो फिर ये ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी, तो फिर केस अलग बन जाएगा, एक्सेलरेशंस बदल जाएंगे। ओके, तो देखो जैसे ही हमने फोर्स लगाया, एक चीज़ तो आपको क्लियर समझ में आ रही होगी कि ये स्फीयर तो डेफिनेटली इसी तरफ जाएगा, इसके सेंटर का कुछ एक्सेलरेशन बनेगा। ये एक्सेलरेशन है मान लो A1, ठीक है, ये एक्सेलरेशन है A1। ज़रा इस स्फीयर को ध्यान से देखो, एक तो वेट लग रहा है नीचे की ओर, ऊपर से देख रहे हैं ना नीचे की ओर, और एक नॉर्मल रिएक्शन, वो तो आपस में खत्म, तो उन फोर्सेस से तो कोई मतलब है नहीं। बाकी हॉरिजॉन्टली जो फोर्सेस हैं, तो जैसे ही इसको आप पुश करोगे ये इधर जाएगा, तो ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। जब ये दूर दूर भागेंगे ना ये और ये, तो यहाँ पर कांटेक्ट क्या होगा, छूट जाएगा। तो ये दोनों आपस में यहाँ पर एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगाएंगे। इस स्फीयर पर देखा जाए हॉरिजॉन्टली केवल ये स्फीयर है जो फोर्स लगा रहा है, ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगाएगा। इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स आएगा,
इस फोर्स को आप एफ डैश मान लो, एन मान लो, कुछ भी मान सकते हो। इसी तरीके से ये स्फीयर, ये जो स्फीयर है ना, इस पर एक फोर्स लगाएगा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, ये एन इस पर भी लगेगा। बिल्कुल आइडेंटिकल सिचुएशन है, बिल्कुल सिमेट्रिक सेम स्फीयर्स हैं, उनको ये सेम मैनर में पुश कर रहा है, तो जितना इस पर लगाएगा उतना ही इस पर लगाएगा। इस स्फीयर पर हॉरिजॉन्टली, इस स्फीयर पर इस फोर्स के अलावा और कोई फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टली। बाकी दो वर्टिकल फोर्सेस हैं, mg और नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द टेबल, वो आपस में बैलेंस हो जाएंगे। सो ओनली बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, अगर सिर्फ यही फोर्स है तो फिर इसके सेंटर में इस तरफ एक्सेलरेशन होना चाहिए। इस एक्सेलरेशन को हम a2 मान लेते हैं, तो फिर इसका भी एक्सेलरेशन बिल्कुल उसी तरीके से इस तरफ a2 आएगा। अब देखो ये जो a1 है ना, आप समझ सकते हैं इक्विलेटरल का मतलब 60 का मतलब ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। तो a1 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना a1 cos 30, और वो जो a1 cos 30 है ना, वो इसी a2 के बराबर होना चाहिए। कांस्टेंट मोशन का फंडा आपने पढ़ा होगा, कांस्टेंट रिलेशन, उसके हिसाब से हमने ये लिख दिया a1 cos 30 शुड बी इक्वल टू a2। a1 और a2 में एक रिलेशन हमको ये मिल गया। हमने यहाँ पर टोटल 3 वेरिएबल अपनी तरफ से लगाए हैं, एक a1 लगाया है, एक a2 लगाया है, और एक नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल f लगाया है, एक n लगाया है, f नहीं n लगाया है, और a1 a2 लगाया, f क्वेश्चन में दिया गया है, राइट। तो 3 वेरिएबल फाइंड करने के लिए हमें 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। ये रहा पहला इक्वेशन। नाउ सीधा सेकंड इक्वेशन। अगर हम इस स्फीयर की बात करें तो इस पर केवल ये एक फोर्स है और इसका एक्सेलरेशन इतना है, तो वेरी सिंपल, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दूसरा इक्वेशन आ गया। बिल्कुल यही इक्वेशन आपको इससे भी मिलेगा, तो कोई फायदा नहीं है लिखने से, कोई डिफरेंट इक्वेशन नहीं मिलेगा, यही मिल जाएगा इसके लिए। अब जरा इसको देखो, अगर इसने इस पर ये लगाया तो वो इस पर इधर एन लगाएगा कि नहीं लगाएगा। सिमिलरली ये स्फीयर, इस स्फीयर पर एन इधर लगाएगा, ठीक है। तो इस स्फीयर को देखा जाए तो हॉरिजॉन्टली एक ये फोर्स लग रहा है, एक ये एन लग रहा है, और एक ये एन लग रहा है। ये एंगल 30 है तो ये भी 30 है, 30 है तो ये भी 30 है। अब देखो n का कंपोनेंट n cos 30, n का कंपोनेंट n cos 30, तो 2n cos 30 और ये लग रहा है f। तो हॉरिजॉन्टली जिस तरफ ये स्फीयर जा रहा है उस डायरेक्शन में व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस स्फीयर, वो फोर्स बनेगा f माइनस 2n cos 30, राइट। तो इस स्फीयर के लिए हम लिख रहे हैं f माइनस 2n cos 30, ये हो जाएगा नेट फोर्स, ये होना चाहिए मास इनटू एक्सेलरेशन m into a1। सो दीज आर द 3 इक्वेशंस इन दीज 3 वेरिएबल्स। आप इनको सॉल्व कर लो, आपको a1 मिल जाएगा, a2 मिल जाएगा और n मिल जाएगा।